हे सो हेलो वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले एलएलपी के चैप्टर से, और हम लोगों ने जो लास्ट क्लास यहाँ तक कंप्लीट कर रखा है, आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्मॉल एलएलपी। इस टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, प्रीवियस क्लास में जो आप लोगों ने वीडियो देखा है वो दूसरे नोट से है और ये दूसरा नोट है, राइट। तो मैंने जो नोट आपको प्रोवाइड कर दिया है, जो भी नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, उसी नोट से करना है। क्यों? क्योंकि ये नोट्स स्पेशली आपके लिए बनाया गया है। ये कंसाइज्ड फॉर्मेट में, आपको ज़्यादा कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। वो जो नोट्स है ना, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड था। तो डिटेल्ड में क्या हो जाता है कि जो चीज़ नेसेसरी नहीं है वो भी तुम पढ़ लेते हो, वो रेगुलर क्लास का था। लेकिन ये हम लोग एग्जामिनेशन सेंट्रिक पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि टॉपिक हम लोग नहीं कर रहे। जैसे कि हम प्रीवियस क्लास में अगर आप देखोगे तो स्मॉल एलएलपी बहुत बड़ा चढ़ा के मैंने लिखा था, इस प्रकार से मैंने लिखा था, ठीक है, स्मॉल एलएलपी। उसके बाद ऐसे प्रोविजंस वगैरह, ठीक है, उसको मैंने कंसाइज करके देखो किस प्रकार से यहाँ पे ड्राफ्ट कर रखा है। ये जो मैंने कंसाइज नोट्स बनाया है ना, किस प्रकार से मैंने ड्राफ्ट कर रखा है। यहाँ पे क्या है कि किसी प्रकार का मैंने किसी भी टॉपिक को सेलिब्रिटी जैसा वैल्यू नहीं दिया है। सारे टॉपिक को मैंने सेम वैल्यू दिया है, इसलिए कोई भी टॉपिक आपका सेलिब्रिटी टॉपिक नहीं है जो बड़ा चढ़ा के मैं लिखूं। जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किया है यही पढ़ना है, यही आएगा एग्जामिनेशन में, एंड आपका कंप्लीट यहीं पे हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इंस्टीट्यूट के मटेरियल साइड में रखो एंड ये नोट्स खोलो, आप देखोगे सब कुछ कवर्ड है, लेकिन कंसाइज्ड फॉर्मेट में सब कुछ कवर्ड है। ठीक है, चलो आज जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो है स्मॉल एलएलपी, छोटे वाले एलएलपी। अब कोई भी एलएलपी छोटा है बड़ा है, वो अपने को कैसे पता लगेगा कि यार ये छोटा एलएलपी है बड़ा एलएलपी है? दिमाग लगाओ, सिंपल चीज़ है दोस्तों। अपने को देखना है सिंपल चीज़, कंट्रीब्यूशन किसने कितना दिया है, दूसरा है टर्नओवर। ये दो चीज़ देखने के बाद अपने को पूरा श्योर हो जाएगा कि भैया ये स्मॉल एलएलपी हो सकता है या फिर ये जो नॉर्मल एलएलपी है वो हो सकते हैं। अगर आपका कंट्रीब्यूशन जो है 25 लाख से कम है, 25 लाख या फिर 25 लाख से कम, याद रखना इस ये जो दो साइन है ये है लेस देन है और ये इक्वल टू, तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, याद रखना। बहुत जगह पे आपको सिर्फ ये लेस देन दिखेगा, लेकिन जहां पे लेस देन इक्वल टू का मतलब ये होता है कि 25 लाख टच किया, 25 लाख टच किया तब भी स्मॉल एलएलपी हो, इससे ज्यादा है तब तुम लार्ज बन जाओगे, दूसरे एलएलपी की कैटेगरी में आ जाओगे। ठीक है, तो अपने को ध्यान देना है कंट्रीब्यूशन के ऊपर एंड टर्नओवर के ऊपर, इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। टर्नओवर कितना होना चाहिए दोस्तों? टर्नओवर जो है दोस्तों 50 करोड़, ये तो ऊपर वाला है, रुको, 40 लाख, ठीक है, 40 लाख। लेस देन 40 लाख या फिर इक्वल्स टू 40 लाख अगर आ गया है तो वो टर्नओवर के कैटेगरी में आ जाता है, मतलब टर्नओवर जो है ये 40 लाख। अगर इससे कम है, या तो 40 लाख या फिर 40 लाख से कम है, तो तुम स्मॉल एलएलपी। अगर तुम्हारा टर्नओवर 40 लाख या फिर उससे कम है तो स्मॉल एलएलपी। अगर तुम्हारा कंट्रीब्यूशन 25 लाख या फिर उससे कम है तो तुम स्मॉल एलएलपी। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, ठीक है। पकड़ ले तेरा टर्नओवर 40 लाख है, 40 लाख है, पकड़ ले तेरा टर्नओवर 40 लाख है, लेकिन तेरा कंट्रीब्यूशन जो है ये 1 करोड़ का कंट्रीब्यूशन तूने दिया है, तो ये स्मॉल एलएलपी है कि नहीं? आंसर ये स्मॉल एलएलपी नहीं है, क्योंकि 1 करोड़ का नहीं, तुमको 25 लाख का लिमिट है तुम्हारा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मतलब हर जो पार्टनर है सब लोग कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 25 लाख मैक्स है, तो ये स्मॉल एलएलपी। लेकिन 25 लाख से ज़्यादा है तो तुम लार्जर एलएलपी में चले जाओगे, नॉर्मल एलएलपी की डेफिनेशन में चले जाओगे। ठीक है, अच्छा, ये जो तुम्हारा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ने कहा है तुमको, देखो एक चीज ध्यान में रखो, इंस्टीट्यूट ने एक्चुअली नहीं किया, कहा है, इस एक्ट ने कहा है, एलएलपी एक्ट ने कहा है कि बेटा ये जो 25 लाख है ना, ये फ्यूचर में 5 करोड़ तक जा सकता है, 5 करोड़ तक जा सकता है। मतलब फ्यूचर में हम लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, फ्यूचर में हम लोग इस 25 लाख को कहाँ तक लेकर जा सकते हैं, 5 करोड़ तक। ये नोटिफिकेशन देंगे हम लोग, तुमको नोटिफिकेशन के लिए वेट करना है। तो और हायर प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट अप टू 5 करोड़, तो 5 करोड़ तक का लिमिट उन लोगों ने दे दिया है कि 5 करोड़ हम लोग फ्यूचर में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं हुआ है, अभी प्रिस्क्राइब कितना हुआ है, 25 लाख, तो 25 लाख पर रहे। और जो टर्नओवर है ये 50 करोड़ तक का प्रिस्क्रिप्शन हो सकता है वाया द लॉ मेकर। ठीक है, वो लोग जैसे ही एमसीए में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि 50 करोड़ के ऊपर हम 50 करोड़ जो है हम लोगों ने टर्नओवर बना दिया है, तो ये 40 लाख तुमको नहीं पढ़ना है, तुमको पढ़ना है 50 करोड़। क्या ये समझ में आ रहा है? ये मैक्सिमम लिमिट है। ये 40 लाख है ना, ये 50 लाख भी हो सकता है, 60 लाख भी हो सकता है, 70 लाख। तो इतना कितना कहाँ तक प्रिस्क्रिप्शन हो सकता है वाया द एक्ट? एक्ट कहता है कि 50 करोड़ तक का प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हो।
ठीक है, मतलब ये कौन प्रिस्क्राइब करेगा? ये एमसीए प्रिस्क्राइब करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वो लोग प्रिस्क्राइब करेंगे प्रॉपर्ली। तो जब वो लोग प्रिस्क्राइब करेंगे तब हम लोग ये पढ़ेंगे। आज के डेट में तुमको क्या याद रखना है? आज के डेट में याद रखना है कि कोई भी इंसान, कोई भी पार्टनर अगर 25 लाख या फिर इससे कम कंट्रीब्यूशन दे रहा है या एंड उस एलएलपी का टर्नओवर अगर 40 लाख या फिर उससे कम है तो वो स्मॉल एलएलपी, इससे अगर ज़्यादा है तो लार्जर एलएलपी। ठीक है, और कितना तक प्रिस्क्राइब हो सकता है? प्रिस्क्राइब हो सकता है कंट्रीब्यूशन 5 करोड़ एंड टर्नओवर 50 करोड़ तक का हो सकता है प्रिस्क्रिप्शन, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे हम लोग। अच्छा, इधर आ जाओ, सीधा इधर आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब ये जो तुम्हारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसका नेचर क्या है? इस नेचर में आ जाता है, इसके नेचर में तुमको देखने को मिलेगा बॉडी कॉर्पोरेट का नेचर, क्योंकि ये एलएलपी है, एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मिक्सचर है ये एलएलपी। ठीक है, अब लिमिटेड लायबिलिटी किसका किसका फीचर है? लिमिटेड लायबिलिटी बॉडी कॉर्पोरेट का फीचर रहता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है बॉडी कॉर्पोरेट। क्या ये समझ में आ रहा है? एंड एलएलपी इज लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज ए बॉडी कॉर्पोरेट। क्यों सर, क्यों बॉडी कॉर्पोरेट नहीं देते हम लोग इसको? बॉडी कॉर्पोरेट नहीं देना है मेरे को, इसको बॉडी कॉर्पोरेट का फीचर अगर नहीं देना है तो ये तो पार्टनरशिप फर्म ही हो जाएगा, नॉर्मल वाला फर्म। दे रहे हो आप लोग, इसलिए तो ये एलएलपी है, तो ये बॉडी कॉर्पोरेट हो चुका है। फिर लीगल एंटिटी है, ऑब्वियसली इलीगल एंटिटी नहीं होगा, एक लीगल एंटिटी है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है, जैसे पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप में होता है कि एक बंदा, अगर एक पार्टनर मर गया तो फर्म जो है तुम्हारा बंद हो सकता है। ठीक है, फर्म बंद हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है फर्म बंद होने का, ये पॉसिबिलिटी है। बंद होगा नहीं होगा ये बात का बात है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि नहीं कि फर्म बंद हो जाए? आंसर है यस। एक पार्टनर मर गया तो फर्म बंद होने का पॉसिबिलिटी जरूर है। लेकिन एलएलपी में क्या होता है? एलएलपी में होता यह है कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर एलएलपी में कोई भी एक पार्टनर मर जाए तो ये एलएलपी बंद हो जाएगा, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं होता, ऐसा कोई स्कोप ही नहीं दिया है इस एक्ट में। ठीक है, मतलब परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि एक किसी इंसान के भरोसे ये एलएलपी नहीं चलता, ये मर गया, एक्सपायर हो गया, तब कोई दूसरा इंसान आ सकता है। क्या ये समझ में आ रहा है? जैसे तुम्हारे एक्स चली गई या फिर चला गया, रिप्लेस तो होगा ना फ्यूचर में, नहीं होगा क्या? होगा भाई, रिप्लेस होगा, भरोसा रखो। ठीक है, फिर देख पार्टनरशिप एक्ट नॉट एप्लीकेबल। क्या है बताओ? पार्टनरशिप एक्ट नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे क्या लिखा है? पार्टनरशिप एक्ट नॉट एप्लीकेबल का मतलब ये द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट अप्लाई टू एलएलपीज। तो पार्टनरशिप एक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, एलएलपी जो है अलग प्रकार से चलता है। नॉर्मली कंपनी लॉ वगैरह जो है उसमें भी इसके रिगार्डिंग जो है बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिया जाता है। देख, द मेन लॉज गवर्निंग एलएलपी आर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ये तो इसका है ही। इसका मतलब ये कि 2008 का जो ये पार्टनरशिप एक्ट है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, ये गवर्न करेगा, ना कि पार्टनरशिप एक्ट। ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, ठीक है, मेन लॉ। और डिटेल प्रोसीजर लिखा होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रूल्स में। ऑब्वियसली एक्ट के साथ रूल्स जाएगा, रूल्स यहाँ पे लिखा होता है, एंड एक्ट जो है ये मतलब मेन चीज जो है यहाँ पे लिखा है, एंड उससे रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो यहाँ पर लिखे होंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? चलो सर, बहुत बढ़िया, आगे देखेंगे हम लोग। फिर देखो पार्टनर्स कितने प्रकार के हो सकते हैं? पार्टनर्स कैन बी इंडिविजुअल हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है। इसका मतलब ये कि एक जो एलएलपी होता है ना, इसमें कोई इंसान, कोई नेचुरल पर्सन हो सकता है एज अ पार्टनर एलएलपी में। उसी के साइड से कोई अननेचुरल पर्सन बट लीगल पर्सन हो सकता है, लीगल पर्सन। अननेचुरल पर्सन, लीगल पर्सन का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ये होता है कि कोई एक नॉर्मल इंसान जैसे आप और मैं, और लीगल पर्सन का मतलब होता है जो कि लीगल पर्सन है लेकिन नेचुरल पर्सन नहीं है। इसका मतलब ये कि जैसे कि कोई कंपनी, कोई बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, ये सारे भी पार्टनर्स बन सकते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, ये भी पार्टनर बन सकते हैं। यहाँ पे असली का इंसान नहीं चाहिए होता है, मैंडेटरी नहीं है। मतलब इंडिविजुअल्स तो बन ही सकते हैं लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट्स भी बन सकते हैं, ठीक है। लाइक कंपनीज और अदर एलएलपीज, दूसरे एलएलपी या फिर कंपनीज भी एक एलएलपी में पार्टनर बन सकते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? चलो, पार्टनर कौन नहीं बन सकता? देखो, एक पागल इंसान, अनसाउंड माइंड, ठीक है, पागल इंसान। उसके बाद अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब क्या बताओ? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हम लोगों ने पहले भी देख रखा है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जो इंसॉल्वेंट बन चुका है, अभी तक डिस्चार्ज नहीं हुआ है उसका, ठीक है, इंसॉल्वेंट है। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जिसका लाइबिलिटी जो है वो ज़्यादा है एज पर दी एसेट्स, ठीक है, उसके एसेट्स के कंसिडरेशन में लाइबिलिटी उसका ज़्यादा है, तो वो हो जाता है
इंसॉल्वेंट इंसान, और अनडिस्चार्ज का मतलब होता है जो ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुका है, अनडिस्चार्ज डिस्चार्ज नहीं हुआ है उसका। उसके बाद जो है अप्लाई टू बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, या फिर कोई इंसान जो अप्लाई किया है कि मेरे को इंसॉल्वेंट घोषित कर दो। भैया कंपनीज एक्ट में सेक्शन 164 में हम लोगों ने देख रखा है ये सारा चीज, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये अप्लाई टू बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि हमने कोर्ट में अप्लाई किया है, कोई भी इंसान कोर्ट में अप्लाई किया है कि भैया हमको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, क्योंकि तुम इंसॉल्वेंट हो चुके हो। ये कौन डिक्लेयर करता है? तुम अपने आप बाजार में घूम घूम कर ऐसे चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल सकते कि मैं इंसॉल्वेंट हूँ, इंसॉल्वेंट हूँ। तुमको घोषित करना होगा। कौन घोषित करेगा? कोर्ट, कोर्ट द्वारा घोषित। इससे क्या होता है? इससे तुम बच जाते हो, मरने से बच जाते हो कम से कम, ठीक है। वरना तुम्हारा जो लेंडर्स है, क्रेडिटर्स है, वो तुमको मार मार के जो है ना तुम्हारा पैसा जो है किडनी लीवर बेच के तुम्हारा पैसा ले लेगा। लेकिन जब कोर्ट से ऑर्डर आएगा ना कि कोर्ट डिक्लेयर करेगा कि भैया हाँ ये इंसॉल्वेंट घोषित हो चुका है, तो फिर कोर्ट ले लेगा तुम्हारा पूरा, देखेगा कि किसको कितना दे सकते हैं वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो तुमने अप्लाई किया है कोर्ट को कि कोर्ट तुमको घोषित कर दे एज एन इंसॉल्वेंट। क्या है समझ में आ रहा है? एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग है। तो ये सारे, ये 3 प्रकार के लोग जो है ये पार्टनर्स नहीं बन सकते हैं, ठीक है। और ये बच्चों वाला हरकत मत कर देना मुझको पूछ के कमेंट सेक्शन में कि सर माइनर बन सकता है क्या पार्टनर? माइनर पार्टनर माइनर कैसा पार्टनर बनेगा भैया? माइनर माइनर होता है, वो पार्टनर कैसे बनेगा? माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर ऑफ एलएलपी। समझ में आ रहा है? माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर ऑफ एलएलपी, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन आगे देखो, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना होना चाहिए? एक एलएलपी में मिनिमम पार्टनर कम से कम 2 होना चाहिए, ठीक है। और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फॉलिंग बिलो 2 का मतलब क्या होता है कि अगर पकड़ ले दो मिनिमम, तेरे को एलएलपी स्टार्ट करने के लिए 2 पार्टनर के साथ स्टार्ट करना होगा। पकड़ ले एक पार्टनर है, एक पार्टनर मर गया, तो तेरे को फटाफट अपॉइंट करना होगा एक पार्टनर, दूसरा पार्टनर। अगर अपॉइंट नहीं कर रहा है तो याद रखना ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है ये निकल जाएगा तुम्हारे हाथ से। एग्जाम्पल के तौर पर तुमको समझाता हूँ। देखो 2 पार्टनर है, ये राम, ये श्याम, ठीक है। शाम एक्सपायर कर गया और अब राम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसका जो एलएलपी है ना, एलएलपी में बताया गया है कि भैया 2 पार्टनर कम से कम चाहिए होता है। अब राम को दूसरा एक पार्टनर जल्द से जल्द खोजना होगा। अगर नहीं खोजा तो क्या हो जाएगा? अगर नहीं खोजा तो क्या हो जाएगा? अगर राम अकेले ही चला रहा है उसका एलएलपी तो क्या हो जाएगा? होगा ये कि अगर राम ने एलएलपी को चलाया अकेले और 6 महीने गुजर चुका है, 6 महीने गुजर चुका है, अभी तक कोई पार्टनर जो है वो एलएलपी में घुसाया नहीं है राम ने, तो क्या हो जाएगा? राम जो है पर्सनली लायबल हो जाएगा। पर्सनली लायबल। एलएलपी का कंसेप्ट क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पे लायबिलिटी पूरा नहीं होता, मतलब अगर कंपनी डूब जाए, मतलब एलएलपी अगर डूब जाए तो तुम्हारा पर्सनल एसेट बचा रहता है। लेकिन अगर ऐसा वाला कांड कर दिया तुमने कि तुम्हारा बिना ही पार्टनर के तुम एलएलपी चला रहे हो, तो भैया तुम पर्सनली लायबल हो जाओगे। मतलब अगर एलएलपी डूबा, एलएलपी को लॉस हुआ, एलएलपी को कुछ भी हुआ, तो तुम्हारे पर्सनल एसेट्स को भी अटैच कर लेंगे हम लोग। इसमें देखो इसको अच्छे से, if the number drops to 1 and the LLP continues business for more than 6 महीना with the single partner, ठीक है, then the sole partner becomes personally liable for LLP obligations incurred during that period, ठीक है, after this 6 month। मतलब 6 महीने का समय है कि तुम फटाफट एक दूसरा पार्टनर को लेकर आ जाओ। 6 महीने का गुजर हो चुका है, अभी तक तुमने पार्टनर जो है इलेक्ट नहीं किया है, सिलेक्ट नहीं किया है, बिठाया नहीं है, तो भैया उसके बाद तुम पर्सनल लायबल, किसी प्रकार का लॉस वगैरह हो गया, ऑब्लिगेशन जो भी होगा वो तुम्हारे ऊपर जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? फिर ये एक्ट तुमको बचाने नहीं आएगा, क्योंकि एक्ट कह रहा है कि भैया कम से कम 2 लोग के साथ तुमको स्टार्ट करना चाहिए बिजनेस। अगर बीच में चला गया कोई तो फटाफट 6 महीने के अंदर अंदर अपॉइंट करो, लेकिन तुमने नहीं किया तो ये हो सकता है। ये जैसे कंपनी का होता है वो ऐसे ही सेम टू सेम होता है। चलो, हाउ टू बिकम ए पार्टनर। इनिशियल पार्टनर होता है जैसे कि तुम साइन करते हो इनकॉर्पोरेशन। इनिशियल पार्टनर क्या होता है? इनकॉर्पोरेट तुम कर रहे हो, मतलब तुम लोग बना रहे हो एलएलपी को, तो वो इनिशियल पार्टनर होते हैं। साइन करो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, साइन करो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, मतलब जिस डॉक्यूमेंट से तुम लोग इस एलएलपी को खड़ा कर रहे हो उसी डॉक्यूमेंट में साइन करो, वही होता है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है। कंपनी को एलएलपी को जन्म देने वाला डॉक्यूमेंट। क्या है समझ में आ रहा है? सब्सिक्वेंट पार्टनर कौन होता है? सब्सिक्वेंट पार्टनर मतलब उसके बाद जो पार्टनर्स आते हैं। पकड़ लो स्टार्टिंग में तुम 2 पार्टनर्स थे, उसके बाद बहुत सारे पार्टनर्स आ गए। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये जो बाकी के पार्टनर्स है ये सब्सिक्वेंट पार्टनर, और 2 जो पार्टनर पहले से था वो है इनिशियल पार्टनर। क्या ये समझ में आ रहा है? एनीवन कैन ज्वाइन लेटर अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द एलएलपी एग्रीमेंट। अब एलएलपी एग्रीमेंट में तुम लोग लिखा होना चाहिए कि भैया कौन ज्वाइन कर सकते हो कौन नहीं, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है। तुमने अगर लिख दिया कि यहाँ पे सिर्फ इसरो का साइंटिस्ट ही ज्वाइन करेगा, तो इसरो का साइंटिस्ट ही ज्वाइन कर सकता है, कोई भी CA में ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने लिख रखा है अपने अग्रीमेंट में कि भैया हमारा जो एलएलपी है उच्च लेवल के एलएलपी है, यहाँ पे सिर्फ रिटायर्ड इसरो का साइंटिस्ट ही ज्वाइन कर सकता है। तो इस प्रकार का वाहियात
तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी तुम बना सकते हो अपने मन की मर्जी के हिसाब से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखो, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होता है? एक होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर। नॉर्मल होता है कि पार्टनर पार्टनर पार्टनर। देखो एक एलएलपी में तो बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, एलएलपी में बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं दोस्तों, बहुत सारे पार्टनर्स, लेकिन उनमें से एक होता है जिसको कहा जाता है डीपी। क्या कहा जाता है? डीपी। क्या कहा जाता है बताओ? डीपी। अब डीपी जो है, सिंपल भाषा में समझ इस चीज को कि देख पकड़ ले, अगर कोई कंपनी है, ये कंपनी है, पकड़ ले। इस कंपनी में होते हैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? ओनर ऑफ द कंपनी। ओनर ऑफ द कंपनी। कंपनी को कौन ओन करता है? किसका बाप का कंपनी है? जिसका भी जो भी शेयर होल्डर है उसका बाप का कंपनी है। समझ में आ रहा है? अब सारे शेयर होल्डर एक साथ काम करते हैं या फिर वो लोग डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं काम करने के लिए, कंपनी को पूरा प्रॉपर्ली चलाने के लिए डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं ना दोस्तों। एक एलएलपी में 200, लगभग 200 जितना जो है तुम्हारा मेंबर्स आ सकते हैं। अब सब लोग जो है प्रॉपर्ली एक साथ काम थोड़ी करेंगे, वो तो अपॉइंट करेंगे ना कि भैया कोई तो होगा जो रिप्रेजेंट करेगा अपने एलएलपी को, वही रिप्रेजेंटेटिव होता है डीपी। डीपी का बहुत सारे काम है, जैसे डायरेक्टर का कंपनी में काम होता है वैसे ही डीपी का काम रहता है। क्या ये समझ में आ रहा है? ये डीपी मतलब सिर्फ एक इंसान नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 2 डीपी होना चाहिए, ठीक है, 2 डीपी होना चाहिए। समझ में आ रहा है? डीपी मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए, ये डायरेक्टर जैसा काम करता है कंपनी में। समझ में आ रहा है? डीपी मस्ट बी इंडिविजुअल, एटलीस्ट 1 डीपी मस्ट बी रेसिडेंट इन इंडिया। रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब जो पिछले साल में कम से कम 120 डेज वो इंडिया में रहा हो। अ पर्सन हु स्टेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 120 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर में 120 डेज रहा हो तो वो डीपी, वो तुम्हारा रेसिडेंट बन जाता है ना। कम से कम रेसिडेंट इन इंडिया तुमको एक होना चाहिए, वरना पकड़ ले तुम्हारे फर्म में सारे ही बाहर देश के लोग अगर आ जाए एज अ पार्टनर, तो इंडिया में तो कोई एक बंदा तो होना चाहिए ना जो इंडिया में रहे। वरना अगर किसी के साथ बात करना है तो क्या हम लोग अमेरिका फोन करेंगे बार बार, है ना? ऐसा तो होता नहीं है। क्या सर फॉरेन वाले भी पार्टनर बन सकते हैं क्या? आंसर है यस। if partners are body corporate, if all partners are companies या फिर LLP or a mix, then at least 2 individual must act as a DP, ठीक है। 2 individuals, at least 2 individuals, ठीक है, वो उनको बनना है एज अ DP। इसका मतलब कि क्या, देख कोई भी LLP है इसमें कम से कम 2 DP होना चाहिए। DPs लिख देते हैं, ठीक है। DP का मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर। ये कौन होता है? ये डायरेक्टर जैसा काम करता है, जैसे कंपनी को रिप्रेजेंट कौन करता है? डायरेक्टर्स वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे डीपी रिप्रेजेंट करता है, सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, सब कुछ ये डीपी देखता है प्रॉपर्ली। क्या है समझ में आ रहा है? अब पकड़ ले एलएलपी में तो ये भी लिखा है कि भैया एलएलपी में जो है ना, जो पार्टनर्स बनेंगे वो लीगल पर्सन भी बन सकते हैं। पकड़ ले सारे ही कंपनी है, कंपनी या फिर एलएलपी जो है, दूसरे एलएलपी जो है वो आकर इस एलएलपी में पार्टनर बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेचुरल पर्सन कोई भी नहीं है, एक भी नेचुरल पर्सन नहीं है, सारे लीगल पर्सन है, मतलब कॉर्पोरेट्स वगैरह जो है वही है पार्टनर्स। तो इनको कहा गया कि इनका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, एक रिप्रेजेंटेटिव को तो तुम अपॉइंट करो जो तुमको रिप्रेजेंट करेगा, जिस फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वही रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको डीपी बन के बैठना है। और कम से कम कितना चाहिए? 2 तो चाहिए ही होगा। तो ये जो फर्म्स या फिर कंपनीज जो पार्टनर बन के बैठे हैं ना, इनमें से 2 रिप्रेजेंटेटिव आएगा और वो 2 रिप्रेजेंटेटिव जो है डीपी का काम करेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? फिर से पढ़ा के तेरा दिमाग का बत्ती जला देता हूं मैं, देख। इफ पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट्स, इफ ऑल पार्टनर्स आर कंपनीज या फिर एलएलपी या फिर मिक्सचर है सबका, देन एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल हु आर द पार्टनर्स देमसेल्फ और नॉमिनी ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर्स मस्ट एक्ट एज अ डीपी, ठीक है, एक्ट एज अ डीपी। ये नॉमिनी मतलब समझ में आ रहा है ना, कि बॉडी कॉर्पोरेट जो नॉमिनेट किए हैं, भैया मैं इसको नॉमिनेट करता हूँ, मेरे तरफ से ये काम करेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? बन सकता है, ठीक है। हाउ डीपी अपॉइंट कैसे होता है? हाउ डीपीज आर अपॉइंटेड, मेंशन इन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट और अपॉइंटेड एज पर द एलएलपी एग्रीमेंट। अपने एलएलपी एग्रीमेंट के इतना ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता है एलएलपी के, इसलिए तो एलएलपी खोलते हैं ना लोग। अगर सुनना, कंपनी में अगर तेरे को डायरेक्टर अपॉइंट करना होता है तो तेरे को मेंबर्स से अप्रूवल लेना होता है, सारे मेंबर्स आएंगे, अप्रूवल लेंगे जनरल मीटिंग में, फिर तुम डायरेक्टर को बिठाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे भैया इसीलिए जो है कंपनी थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, एलएलपी जो है थोड़ा इजी हो जाता है इसको चलाना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डीपी का जो है अपॉइंटमेंट सिर्फ सीधा तुम अपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में जिसका नाम लिखा है वही, या फिर तुम अपने अग्रीमेंट में क्या लिखे हो कि किस प्रकार से तुमको डीपी अपॉइंट करना है, उस प्रकार से कर लो।
तो तुमको खुला छूट मिलता है एलएलपी में। क्या ये समझ में आ रहा है? कंपनी वाला लिमिटेड लाइबिलिटी भी मिल गया है, पार्टनरशिप वाला थोड़ा खुला छूट भी मिल गया है। क्या ये समझ में आ रहा है? चलो आगे देखेंगे। कंसेंट एंड फाइलिंग। अच्छा, जिसको भी बनना है एज अ डीपी उसको तो प्रायर कंसेंट देना होगा, ठीक है। द LLP मस्ट फाइल द DP's particulars with the registrar within 30 days of appointment। जैसे ही DP अपॉइंटमेंट हो गया 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को बता दो कि हम लोगों ने DP को अपॉइंट कर रखा है। DP मस्ट ऑब्टेन ए डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या बताओ? डिन, ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर DPIN फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। रूल सिमिलर टू डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि तेरा कंपनीज एक्ट में है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। यह है DPIN, ठीक है। DPIN मतलब समझ में आ रहा है? डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये लगता है LLP में, और कंपनी में क्या लगता है? DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या है समझ में आ रहा है? तो DP अगर बाई चांस तू भूल गया, याद कर ले, जो कंपनी में जैसे डायरेक्टर बैठता है उसी प्रकार से DP बैठता है यहाँ पे। लाइबिलिटीज क्या रहेंगे बेटा? लाइबिलिटीज ऑफ DPs क्या रहेंगे? पूरा का पूरा कंप्लायंस देखना है उसको, उस LLP का, ठीक है। और जितनी भी पेनल्टीज वगैरह उसके लिए लाइबल वो खुद रहेगा। दे आर लाइबल फॉर ऑल पेनल्टीज इम्पोज्ड ऑन LLP फॉर एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट और प्रोविजंस। क्या है समझ में आ रहा है? मतलब एक्ट को, प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन कर दिया तुमने, रूल्स फॉलो नहीं किया, तो कौन लाइबल रहेगा? ये DP लाइबल रहेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? कंपनी में सुनना, कंपनी में अगर डायरेक्टर ने रूल्स फॉलो नहीं किया तो किस सारे शेयर होल्डर को जेल में डाल देते हैं या फिर डायरेक्टर को पनिशमेंट मिलता है? तो इसी प्रकार से यहाँ पे DP को पनिशमेंट मिलेगा, ना कि सारे पार्टनर्स को। सारे पार्टनर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता, यहाँ पे DP को पनिशमेंट मिलेगा। तो पनिशमेंट क्या होता है? पेनल्टी लगा देते हैं उसके ऊपर कि तेरे को जो काम दिया गया था वो तूने प्रॉपर्ली किया नहीं है, तो पेनल्टीज लग जाता है, ठीक है। चार्जेस, चेंजेस इन DP क्या हो सकते हैं? आंसर है यस। 30 दिन के अंदर अंदर उनको फिल करना है बेटा। अगर DP वैकेंसी हो जाए, DP नहीं है, DP अचानक मर गया, तो तेरे को 30 दिन के अंदर अंदर दूसरा DP बिठाना होता है, ठीक है। इफ नो DP इज अपॉइंटेड, तो हर एक पार्टनर DP है वो हम लोग मान के चलेंगे। क्या समझ में यार? अगर तूने प्रॉपरली DP को अपॉइंट नहीं किया है, तेरा LLP फर्म है, DP था लेकिन मर गया, अब तूने 30 दिन के अंदर अपॉइंट नहीं किया, तो जितने भी पार्टनर्स है सारे के सारे पार्टनर्स DP जैसा लाइबल हो जाएंगे। एवरी पार्टनर, इफ एट टाइम DP इज, इफ नो DP इज अपॉइंटेड, और इफ एट एनी टाइम देर इज ओनली वन DP, मतलब पकड़ ले कोई एक DP है, 2 DP होना चाहिए था लेकिन एक DP तूने अपॉइंट करके रख दिया है, या फिर DP था वो मर चुका है, ठीक है, 2 DP थे उनमें से एक मर चुका है, एक अभी भी है, ठीक है, या फिर तूने 2 DP अपॉइंट ही नहीं किया, एक ही। मतलब सिंपल बात है कि तूने रूल्स फॉलो नहीं किया। रूल्स कहता है कि 2 DP होना चाहिए, और रूल्स ये भी कहता है कि अगर एक DP नहीं है या फिर DP ही नहीं है तो 30 दिन के अंदर अंदर तो DP को भर फिल कर, अगर मर गया वो लोग तो, ठीक है। वेकेंट हो गया, वेकेंट किसी भी कारणवश हो सकता है, वो उसने छोड़ दिया, ठीक है, LLP को छोड़ दिया, निकल गया, मर गया, समझ में आ रहा है? तो वैकेंसी किसी भी कारणवश हो सकता है, 30 दिन के अंदर अंदर तेरे को अपॉइंट करना होता है, ठीक है। तो अगर तूने नहीं किया ये अपॉइंटमेंट वगैरह प्रॉपर्ली, तो एवरी पार्टनर ऑफ द LLP इज डीम्ड टू बी अ DP, इज डीम्ड टू बी अ DP। तो जितने भी पार्टनर्स रहेंगे वो सारे के सारे DP घोषित कर दिया जाएगा। चल बेटा आगे देखते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP देखेंगे हम लोग। इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट चाहिए होता है बेटा। फर्स्ट सब्सक्राइबर्स चाहिए होता है, एटलीस्ट 2 पर्सन मस्ट सब्सक्राइब देयर नेम्स टू इट, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स में तुमको अपना जो है नाम लिखाना होता है। नाम क्या करना होता है बेटा? लिखाना होता है। क्यों सर? क्योंकि 2 इंसान बेटा यही तो LLP फॉर्म कर रहे हैं ना, यही तो LLP, यही 2 इंसान जो है LLP को जन्म दे रहे हैं ना दोस्तों। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? हाँ जी बेटा, हाँ जी, बताओ फटाफट दोस्तों, बताओ फटाफट दोस्तों। अब देख, फाइलिंग देख। File the document with the registrar of the state where the registered office will be located. File the document with the registrar of the state where the registered office will be located. फिर से बता, file the document with the registrar of the state where the registered office is located. तो तेरे LLP का जो registered office होगा, उस एरिया का जो रजिस्ट्रार होगा उसके पास तेरे को फाइलिंग करना है, ठीक है। उसके बाद एक आगे देख, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। फाइल अ स्टेटमेंट, फाइल अ स्टेटमेंट, फाइल अ स्टेटमेंट, कंप्लायंस का स्टेटमेंट फाइल कर, मेड बाय एन एडवोकेट, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट एंगेज्ड इन LLPs, ठीक है। तो इनसे भी तू अपना फाइलिंग करवा सकता है, ठीक है। कौन किस चीज़ का फाइलिंग सर? कंप्लायंस का, कि भैया तूने सब कुछ प्रॉपरली कंप्लायंस किया हो। फाइलिंग देख किस प्रकार से होता है। यूज ई फॉर्म, फिल IP, ठीक है। फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, फी मस्ट बी पेड,
डीपिन जो है कैन अप्लाई फॉर डीपिन फॉर अप टू 5 इंडिविजुअल्स वाया फिल आईपी। ठीक है, देख इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग कंपनी जब इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है, तब हम लोग डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए भी तो हम लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं उस फॉर्म में, है ना। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है हम लोग अप्लाई करते हैं, तो याद ही होगा, है ना। स्पाइस प्लस भूल गया क्या? तो इसी प्रकार से वो जो स्पाइस प्लस है उसी प्रकार से काम करता है ये फिल आईपी। ठीक है, मतलब फिल LIP कह सकते हो या फिर फिल IP कह सकते हो। ठीक है, ये क्या करता है कि तू कंपनी LLP इनकॉर्पोरेट करना चाहता है और तेरे को क्या चाहिए होता है? हाँ जी, तेरे को क्या चाहिए होता है? डीपिन चाहिए होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए होता है ना। डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर भूल गया क्या यार? यहीं पे तो किया था। कहाँ गया भाई मेरे? ये देखना, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर ये चाहिए होता है ना तेरे को। तो ये तू पकड़ ले, तूने सेपरेटली तेरे को नहीं करना है, एक ही साथ कंपनी भी इनकॉर्पोरेट करेंगे, अपना डीपिन भी ले लेंगे। तो अगर तेरे को डीपिन भी लेना है, कंपनी नहीं LLP को भी इनकॉर्पोरेट करना है, तो तू इसी फॉर्म में तू अप्लाई कर सकता है। कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर नेम रिजर्वेशन। नेम रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? अपने LLP का नाम जो तूने सोच रखा है उसको रिजर्व करके रखना होता है, उसके लिए भी तेरे को अप्लाई तू इसी फॉर्म में कर सकता है। सब कुछ एक ही फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, कंटेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में सब कुछ होना चाहिए। नेम ऑफ LLP, प्रपोज्ड बिजनेस, रजिस्टर्ड ऑफिस, नेम एड्रेस ऑफ ईच इनिशियल पार्टनर एंड इनिशियल DP, अदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, सारे इन्फॉर्मेशन तेरे को जाएगा इस डॉक्यूमेंट में। ठीक है, रजिस्ट्रार रिव्यू एंड रीसबमिशन। देख, रजिस्ट्रार एग्जामिन करेगा, अगर उसको लगा कि यार इनकॉम्प्लीट है, डिफेक्टिव है, तो 15 दिन का समय देगा तेरे को करेक्ट करने के लिए। ठीक है, अगर 15 दिन के बाद भी डिफॉल्ट उसको लगा तो मैक्सिमम तेरे को रीसबमिशन टाइम मिल सकता है 30 डेज का। ठीक है, इफ स्टिल फॉल्टी आफ्टर रीसबमिशन 1 more 15 days चांस मे बी गिवन, और एक चांस मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 चांस, ये फर्स्ट चांस ये सेकंड चांस, 2 चांस मिलेगा तेरे को। ठीक है, उसके बाद 30 डेज बाद तो भैया तेरा रिजेक्ट कर देगा, बोलेगा भाग यहाँ से। तो उसके बाद एक इनकॉर्पोरेशन ऑफ बाय रजिस्ट्रेशन, वंस रिक्वायरमेंट आर मेट the registrar registers the incorporation document, issues certificate of incorporation. Thus this certificate is conclusive evidence that the LLP जन्म ले चुका है। The certificate form 16 will mention the LLP parent and। ठीक है, फॉर्म 16 मतलब क्या? यही इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। ठीक है, यही जो है तुम्हारा LLP का जो टैन है ये मेंशन वहाँ पे मेंशन रहेगा, और यही प्रूफ देगा कि भैया तेरा इनकॉर्पोरेशन हो रखा है। क्या ये समझ में आ रहा है? अब आगे देखो रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में क्या बताया गया है। रजिस्टर्ड ऑफिस एंड इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन। एंड इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन किस दिन होता है? जिस दिन तेरे को मिल चुका है फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मिल चुका है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, वहां से तेरा इफेक्टिव चालू हो चुका है। एवरी LLP मस्ट हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस, उसको तो होना ही चाहिए। किस कारणवश? कम्युनिकेशन के लिए, नोटिस वगैरह। ठीक है, मेरे को अगर बात करना है तेरे से, मैं तेरे को कैसे बात करूंगा? तेरे रजिस्टर्ड ऑफिस से बात करूंगा ना, है ना। रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे है वहाँ पे मैं चिट्ठी भेजूंगा या फिर फ़ोन करूंगा, ईमेल करूंगा, है ना। तो ये डॉक्यूमेंट्स कैन बी सर्व बाय पोस्ट के माध्यम से अगर मेरे को तेरे को सेंड करना है कोई भी नोटिस वगैरह, तो मैं तेरे एड्रेस को भेजूंगा ना। कौन सा एड्रेस है तेरा? वही रजिस्टर्ड ऑफिस वाला एड्रेस। क्या है, समझ में आ रहा है? LLP कैन चेंज इज रजिस्टर्ड ऑफिस बाय फिलिंग नोटिस विद रजिस्ट्रार को बोल के वो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस भी चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस है। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सिंपल बात ये है कि वंस रजिस्टर्ड द LLP by its name is capable of suing and being sued। ये बॉडी कॉर्पोरेट वाला पूरा डेफिनेशन यहाँ पे चिपका दिया है। suing and being sued, acquiring, owning, holding, developing, disposing of property, having common seal, doing and suffering all such acts as a body corporate may lawfully do। मतलब वही है, बॉडी कॉर्पोरेट वाला डेफिनेशन यहाँ पे चिपका दिया है। ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन यहाँ पे चिपका दिया। बॉडी कॉर्पोरेट हम लोगों ने कंपनीज एक्ट में देख रखा है। ठीक, सर मैंने बॉडी कॉर्पोरेट वाला डेफिनेशन कंपनी लॉ में नहीं सीखा है, तो तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो बेटा? पहले वो करके आओ, इंट्रोडक्शन क्लास देख कर आओ ना दोस्तों कंपनी लॉ का, फिर SBIL। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कंपनी लॉ ना पढ़ के तुम SBIL में आ चुके हो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारा सीरियल वाइज होगा ना चीज़ें।
समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन नहीं समझाया, यहाँ पे मेंशन किया कि बॉडी कॉर्पोरेट है, नहीं मेंशन किया। यहाँ पे सीधा बोला इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तेरे को ये पॉइंट पढ़ के पता होना चाहिए भैया ये बॉडी कॉर्पोरेट है। तो ये कैसे तेरे को पता चलेगा? जब तू बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन पता ऑलरेडी कर चुका है। कहाँ से? कंपनीज एक्ट में तूने पढ़ रखा है, तो तब तेरे को ये दिखेगा कि यार ये तो बॉडी कॉर्पोरेट है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया है ना? समझ में आ रहा है? लास्ट लाइन में सिर्फ लिख दिया है ये वाला बात कि doing and suffering all such other acts as body corporate may lawfully do। body corporate जो lawfully वो कर सकता है वो सारा काम ये कर सकता है। effective रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या होता है? ये होता है पूरा बॉडी कॉर्पोरेट का, उसको पर्सनैलिटी आ जाता है, उसके अंदर आत्मा आ जाता है और वो सब कुछ कर सकता है। किसी को सू कर सकता है, कोई भी इसको सू कर सकता है, वो अपना खुद का सील बना सकता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़। चलो, पार्टनर्स एंड द रिलेशन, ये रीड वाला चीज़ है। ठीक है, पार्टनर्स एंड द रिलेशन ऊपर से करवाऊंगा, ये रीड वाला है। सर आप ऊपर से करवाओगे? सर आप कह रहे थे सर डिटेल्ड क्लास कराओगे सर। तो जब से तूने एलकेजी ज्वाइन किया है, एलकेजी ज्वाइन किया था बचपन में, मैम लोग तेरे को घर में होमवर्क नहीं देते थे क्या? हाँ, वही होमवर्क है ये। अगर थोड़ा भी होमवर्क तेरे को ना करना है तो तू सीखेगा कैसे दोस्तों? तो थोड़ा बहुत तो तेरे को रीड करना होगा ना दोस्तों। तो रिलेशनशिप क्या होता है एलएलपी के बीच में? अगर नहीं भी पढ़ाऊं तब भी तू लिख के आ पाएगा एग्जामिनेशन में। ये क्यों भैया? एलएलपी के बीच में हमेशा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना पड़ता है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना पड़ता है। क्या है, समझ में आ रहा है? यही चीज तेरे को यहाँ पे देखना है। देख, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होगा, ठीक है, वो सब डिटरमाइन करेगा बाय दी एलएलपी एग्रीमेंट, किसका कौन सा ड्यूटी है, किसका कितना राइट है। ठीक है, एग्रीमेंट फाइल होगा विद द रजिस्ट्रार, ऑब्वियस सा बात है। प्री इनकॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट मेड बिफोर इनकॉर्पोरेशन कैन बाइंड एलएलपी इफ रैटिफाइड बाय ऑल पार्टनर्स आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन से पहले किसी प्रकार का अगर तूने एग्रीमेंट बना रखा था, ठीक है, वो नॉर्मली इनकॉर्पोरेशन के बाद भी लागू हो सकता है अगर इनकॉर्पोरेशन के बाद सारे पार्टनर्स ने उसको रेटिफाई किया। और रेटिफाई का मतलब होता है कि राजी दिया हो कि हाँ, वो जो प्री इनकॉर्पोरेशन वाला हम लोगों ने जो अग्रीमेंट किया था ना, वो अभी भी लागू है। ठीक है, अग्रीमेंट मेड बिफोर इनकॉर्पोरेशन कैन बाइंड द एलएलपी इफ रेटिफाइड, अप्रूव अगर किया गया हो तो। ठीक है, कौन अप्रूव करेगा? सारे पार्टनर्स आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, डिफॉल्ट प्रोविजंस है ये, देख बेटा। इफ देर इज नो एलएलपी एग्रीमेंट और इट्स साइलेंट और मैटर्स द रूल्स, मतलब अगर पकड़ ले तेरा एलएलपी एग्रीमेंट सही नहीं है, अभी तक एलएलपी एग्रीमेंट जो है ना, बहुत कुछ एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा नहीं है, तो ये कुछ रूल्स हैं जो डिफ़ॉल्ट रहना चाहिए। अगर तेरे एग्रीमेंट में हो तब भी अच्छी बात है, नहीं है तब भी यही फॉलो करना है तेरे को। इक्वल राइट, सारे पार्टनर्स को प्रॉपर तरीके से जो है इक्वल राइट मिलेगा। इंडेमनिटी मतलब एलएलपी पेज पार्टनर्स फॉर बिजनेस एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज, पार्टनर्स पे एलएलपी फॉर लॉसेस ड्यू टू देयर फ्रॉड। ठीक है, तो अगर मेरे को पकड़ ले, मेरा एलएलपी फर्म जो है मेरे को भेज रहा है पुणे, मेरे को जाना है, और मेरा खर्चा कौन उठाएगा? एलएलपी उठाएगा। ठीक है, पकड़ ले मैंने कुछ फ्रॉड कर लिया है, एलएलपी को नुकसान हो गया है, तो इसका भरपाई कौन करेगा? मैं। तो यही बात है, इंडेमनिटी जो है का कंसेप्ट यहाँ पे लग जाता है। मैनेजमेंट, एवरी पार्टनर कैन पार्टिसिपेट, ऑब्वियसली सब बात है। नो रेम्यूनरेशन, नो सैलरी जस्ट फॉर बीइंग अ पार्टनर। तूने पार्टनर बना है, तेरे को सैलरी मिलेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है बेटा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि तेरे को सैलरी मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तू अपना अपना हक जो है तू ले सकता है, अपना अपना परसेंटेज उठा सकता है अपने कंपनी से। ठीक है, अच्छा, फिर न्यू पार्टनर नीड कंसेंट, सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर का कंसेंट चाहिए होता है। एक भी पार्टनर कह रहा है कि नहीं होना चाहिए ये यहाँ पे, तो वो नहीं आ सकता, नहीं एंट्री ले सकता। देख, प्राइवेट कंपनी, एलएलपी हो या फिर पार्टनरशिप फर्म हो, सब में ये कंसेप्ट है। तेरे को नया बंदा लेकर आना है तो तेरे को अप्रूवल लेना होगा, सारे जो एग्जिस्टिंग बंदे हैं उनसे अप्रूवल लेना होगा, तब जाके तू लेकर आ सकता है। तो इन तीनों चीज़ के ऊपर लगता है, लेकिन ये पब्लिक कंपनी में तो अलाउड नहीं है। पब्लिक कंपनी में भैया वोटिंग वगैरह होगा आने से पहले। ठीक है, और सुन, पब्लिक कंपनी में ऐसा भी तो है ना कि अगर पकड़ ले मेरे को पब्लिक कंपनी का हिस्सा बनना है, तो क्या मेरे को मुकेश अंबानी से अप्रूवल लेना होगा? आंसर है नहीं। मेरे को सिर्फ शेयर मार्केट में जाके सिर्फ शेयर खरीदना है। ठीक है, ग्रो का ऐप डाउनलोड कर लेना है, ज़ीरोधा का ऐप डाउनलोड कर लेना, अपस्टॉक डाउनलोड कर लेना है, मीरा एसेट्स डाउनलोड कर लेना, कोई भी किसी से भी हम लोग जाके 1-2 शेयर खरीद लेंगे, हम बन गए पार्टनर। हम क्या बन गए? उस कंपनी का मालिक बन गए। कितना मालिक? जितना शेयर खरीदा उतने का मालिक बन गए हम उस कंपनी के। क्या ही समझ में आ रहा है दोस्तों? क्या ही समझ में आ रहा है?
तो लेकिन ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अगर तेरे को बनना हिस्सा बनना है तो तेरे को परमिशन लेना होगा दोस्तों, ठीक है। डिसीजंस, मेजॉरिटी वोट फॉर ऑर्डिनरी मैटर, 1 पार्टनर 1 वोट। मिनट्स हमेशा रिकॉर्डेड होगा विद इन 30 डेज। मिनट्स मतलब क्या होता है कि कोई भी तुमने डिसीजन वगैरह मीटिंग वगैरह किया हो, उसका कोई भी कंक्लूजन वगैरह जो भी आया हो वो सब तुम नोटिफाई करके रखोगे, बहुत अच्छे से मिनट्स पे मेंटेन करके रखोगे, ठीक है। अच्छा, इंफॉर्मेशन, पार्टनर्स मस्ट गिव ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन। कंपीटिंग बिजनेस, पार्टनर्स रनिंग ए कंपीटिंग बिजनेस विदाउट कंसर्न मस्ट गिव प्रॉफिट टू एलएलपी। पकड़ ले, मैंने एक एलएलपी खोला, एलएलपी मैंने खोला है चाउमीन का, चाउमीन बेचता है मेरा एलएलपी, ठीक है भाई, बहुत बड़ा प्रोडक्ट है दोस्तों, ठीक है। चाउमीन, चाउमीन मन पता है ना बेटा, नागालैंड में इसको कहा जाता है छाव छाव, ठीक है, छाव छाव कहा जाता है। तुम यहाँ पे आओगे छाव छाव कहोगे, नूडल्स कहोगे, किसी को ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, छाव छाव कहोगे सबको समझ में आ जाएगा। नूडल्स समझ में आएगा सबको, लेकिन वो लोग यूज़ नहीं करते ना ज़्यादा, छाव 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 बोलना होता है। ये चाउमीन फॉर एग्जाम्पल, अगर नूडल्स, मेरा कंपनी नूडल्स बनाता है, ठीक है, मैं अपनी कंपनी में नूडल्स बनाता हूँ बेटा, मैं, मेरा एलएलपी नूडल का कंपनी है, नूर नूडल्स। सर ये तो आपने कॉपी कर लिया सर, नौर वाला कॉपी, ये नूर है बेटा, ये नौर नहीं है, ये नूर नूडल्स है, ठीक। मैंने कॉपी नहीं किया किसी का, ये नौर नहीं है, ये नूर नूडल्स है, ठीक है। सुबह किया मैंने एलएलपी में काम, शाम पे मेरा प्राइवेट बिजनेस, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। और मैं शाम को जाके ठेला लगा लेता हूँ और वहाँ पे किसी दूसरा ब्रांड का जो है नूडल्स बेचता हूँ, तो ये तो कंपीटिंग बिजनेस हो गया ना। जो ऑलरेडी मैं एलएलपी में कर रहा हूँ उसका सेम टू सेम बिजनेस मैंने प्राइवेटली भी खोल लिया किसी और जगह पे जाके, तो ये कंपीटिंग बिजनेस अगर हो रहा है तो मेरे प्राइवेट में जितना भी कमाई हो रहा है ना वो सारा मेरे को एलएलपी को देना होता है। समझ में आ रहा है ना, ऐसा कंपीटिंग बिजनेस नहीं खोल के बैठ सकते तुम बेटा। फिर आता है पर्सनल प्रॉफिट, पार्टनर्स मस्ट अकाउंट फॉर बेनिफिट फ्रॉम एलएलपी ट्रांजैक्शंस, प्रॉपर्टी नेम विदाउट कंसेंट, ठीक है। देख, पार्टनर्स मस्ट अकाउंट फॉर बेनिफिट फ्रॉम एलएलपी ट्रांजैक्शंस, प्रॉपर्टी, एलएलपी का ट्रांजैक्शन, एलएलपी का प्रॉपर्टी एलएलपी के नाम से विदाउट कंसेंट। इसका मतलब ये कि अगर एलएलपी के कंसेंट के बिना तूने किसी प्रकार का प्रॉफिट किया हो, एलएलपी के मदद से तूने प्रॉफिट किया हो, तो बेटा इसका भरपाई तेरे को करना होगा, ठीक है। पर्सनल प्रॉफिट तू नहीं ले सकता। एक्सपल्शन, cannot expel a partner unless power given by express agreement, ठीक है। अगर किसी के पास, देखो एक्सपेल मतलब क्या होता है कि किसी पार्टनर को निकाल देना, अब सबका सहमति होना होगा तब जाके पार्टनर्स निकल सकते हैं, तुम निकाल सकते हो, ठीक है। ये तुमको एलएलपी एग्रीमेंट में लिख के रखना होगा कि पार्टनर्स को एग्जिट कैसे देना है, ठीक। डिस्प्यूट, रेफर टू आर्बिट्रेशन, रेफर टू आर्बिट्रेशन इफ नॉट रिजॉल्व बाय एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के हिसाब से तुमको डिस्प्यूट सॉल्व करना होता है, लेकिन एग्रीमेंट में कुछ लिखा नहीं है तो आर्बिट्रेशन में अप्लाई कर दे। आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन कर रहे हो ना जेआईजीएल में बेटा, इसलिए तो ये तीनों सब्जेक्ट जो है ना एक साथ पढ़ना होता है, कंपनी लॉ, जेआईजीएल एंड एसबीआईएल, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे cessation of partnership interest, how a partner leaves according to LLP agreement or by giving 30 days written notice to the partners। या तो agreement में जिस हिसाब से लिखा हो उस हिसाब से एग्जिट करना होता है, अगर तेरे को छोड़ना है, मैंने सोचा कि मेरे को छोड़ना है, अग्रीमेंट में जो लिखा है उसके हिसाब से, या फिर अग्रीमेंट में कुछ ना लिखा हो तो मैं 30 दिन का रिटर्न नोटिस दे दूंगा कि भैया मेरे को 30 दिन बाद निकलना है इस एलएलपी से। ऑटोमेटिक सिसेशन, मर गया, एलएलपी बंद हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो ऑटोमेटिक तू निकल जाता है फर्म से, ठीक। कंटिन्यूइंग लाइबिलिटी, फॉर्मर पार्टनर स्टिल रिगार्डेड एज पार्टनर unless the outsider has notice or notice of cessation is filed with registrar, they remain liable for obligations incurred while they were partner। अब देख, continuing liability क्या मतलब क्या होता है, अब तूने फर्म से निकलना है, तेरे को एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म से निकलना है, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप से तेरे को निकलना है। अब अगर निकलना है तेरे को रजिस्ट्रार को बताना है, तूने नोटिस वगैरह तो दे दिया है एलएलपी को, लेकिन तेरे को रजिस्ट्रार को भी बताना है। रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड मेंटेन करेगा ना, रिकॉर्ड में लिख के रखेगा, तेरा नाम काट देगा रिकॉर्ड से। तूने नहीं बताया एलएलपी रजिस्ट्रार को, नहीं बताया तूने, तो तू कंटिन्यूइंग, अगर एलएलपी ने कोई भी कुछ भी हो रहा है तो तेरे को नुकसान भरना पड़ेगा, तेरे को हम लोग कंसिडर करेंगे तो अब भी उस एलएलपी का पार्टनर है। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब जिस ड्यूरेशन में तू एलएलपी में पार्टनर था ना, उस ड्यूरेशन का घटना पकड़ ले, 2002 से लेकर 2014 तक तू उस एलएलपी में पार्टनर था।
2015 में निकल चुका है तू, ठीक है। अब 2020 में जाके एक ऐसा कांड सामने आया है जिसमें पता चला कि 2005 में इस एलएलपी ने एक प्रकार का घोटाला किया है। तो 2005 में तो तब तो तू वहां पे था ना, ऐसा काम कर रहा था एलएलपी का पार्टनर। तो तेरे को, तू अभी तो निकल चुका है, तू 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 ऐसा नहीं बोल सकता पुलिस को कि सर मैं तो अभी निकल चुका हूँ। पुलिस बोलेगा बेटा तू जब था वहां पे तब ये कांड हुआ है, तो तेरे को हमको अरेस्ट करना होगा। क्या ये समझ में आ रहा? तो कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट का मतलब समझ में आ रहा? कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट दो प्रकार से मैंने तुमको समझाया। एक है कि जब तक कि ना रजिस्ट्रार को पता चल जाए, जब तक कि ना रजिस्ट्रार को तुम बता दो कि तुम निकल चुके हो, तब तक बेटा तुम्हारे ऊपर लाइबिलिटी कंटिन्यू करेगा। और जो पहले वाले एक्ट थे, ठीक है, जिस टाइम पे तुम पार्टनर थे वहां पे उस टाइम पे अगर कोई क्राइम वगैरह हुआ हो तो उसके लिए भी तुम फ्यूचर में भी कंटिन्यूइंगली लाइबल रहोगे फॉर दैट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है? चल फिर देख, रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन एलएलपी। किसी प्रकार का चेंजेस हो रहा हो एलएलपी में, जैसे कि नाम का चेंज, एड्रेस का चेंज, ठीक है, पार्टनर्स मस्ट इन्फॉर्म एलएलपी ऑफ नेम एड्रेस चेंज विद इन 15 डेज। 15 दिन के अंदर अंदर एलएलपी को बताना है कि भैया मैं एज अ पार्टनर हूं, मैं अपना एड्रेस चेंज कर रहा हूँ। एलएलपी को बता रहे हैं। एलएलपी मस्ट रजिस्ट्रार इन्फॉर्म रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज। एलएलपी, मैं पार्टनर हूँ, मेरा एड्रेस चेंज हो चुका है, मैं अपने एलएलपी को बताऊंगा कि भैया मेरा एड्रेस चेंज हो चुका है 15 दिन के अंदर अंदर, चेंज होने के 15 दिन के अंदर अंदर। फिर जो एलएलपी है वो रजिस्ट्रार को बताएगा 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। पार्टनर एज एजेंट। एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ एलएलपी फॉर बिजनेस पर्पस बट नॉट एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। इसका मतलब ये सुन, ये एलएलपी का छत्र छाया है, ठीक है, ये है छत्र छाया। छत्र छाया मतलब समझ में, अम्ब्रेला, ठीक है। इस एलएलपी की छत्र छाया में ये सारे पार्टनर है। तो कहा जाता है कि ये जो एलएलपी है ना, ये है प्रिंसिपल, और ये है, इसमें जितने भी पार्टनर है वो सारे एजेंट है, एलएलपी के लिए काम करते हैं। ऑब्वियसली एलएलपी के लिए ये काम करते हैं, जैसे डायरेक्टर्स कंपनी के लिए काम करते हैं, वैसे ये जो है पार्टनर्स जो है एलएलपी के लिए काम करते हैं। अब सुन, क्योंकि एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी है। अब कहा जाता है कि एक एलएलपी का एजेंट जरूर है पार्टनर, लेकिन एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं है। मतलब अगर इसने कोई गलत काम किया हो तो ये सारे भुगतेंगे नहीं, ये सारे नहीं भुगतेंगे, ये अकेला भुगतेगा, इसको पर्सनली लायबल करेंगे। ये कंसेप्ट पार्टनरशिप फर्म में नहीं है, ये कंसेप्ट सिर्फ एलएलपी में है, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म में बेटा एक ने गलती किया तो सब भुगेंगे, भोगेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर एक ने गलती किया तो यही पनिशमेंट के लिए लायबल रहेगा, जैसे डायरेक्टर के केस में होता है, पता ही है आपको, है ना। अब देख, हो चुके हैं बट नॉट एजेंट, ओके। एक्सटेंट ऑफ एलएलपी का लाइबिलिटी। एलएलपी इज लाइबल फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ओमिशन ऑफ अ पार्टनर डन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और विद अथॉरिटी। मतलब एलएलपी को नुकसान तो होगा ही ऑब्वियसली, अगर पार्टनर ने कोई किसी प्रकार का कांड किया है, कर्म कांड किया है, तो एलएलपी को भुगतना होगा ही ऑब्वियसली। जैसे डायरेक्टर कर्म कांड करता है तो कंपनी भी भुगतता है कहीं ना कहीं। एलएलपी का ऑब्लिगेशन आर सोनली इट्स ओन लाइबिलिटी मेट फॉर एलएलपी's प्रॉपर्टी। एलएलपी इज नॉट बाउंड इफ पार्टनर एक्ट्स विदाउट अथॉरिटी। तो एलएलपी तब तक ही लायबल रहेगा जब तक एलएलपी का अथॉरिटी है, एलएलपी ने दे रखा है ये अथॉरिटी पार्टनर्स को काम करने के लिए। पकड़ ले, अपने एलएलपी में कोई काम हो रहा है और तुम अपने एलएलपी एग्रीमेंट में लिख रखा है कि ये तुम काम कर सकते हो, लेकिन ये काम लीगल नहीं है फॉर एग्जांपल, तो इसके लिए एलएलपी भी भुगतेगा, है ना। लेकिन अगर तुमने एलएलपी के विरुद्ध जाके काम किया, जो कि एलएलपी में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है लेकिन तुमने कर दिया है कर्मकांड, ठीक है, तो तुम पर्सनली लायबल रहोगे, एलएलपी छोड़ दिया जाएगा, एलएलपी को कुछ होगा नहीं। जैसे कंपनी का कंसेप्ट होता है वैसे ही। फ्रॉड अगर हो गया तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगा। वैसे तो पार्टनर्स के ऊपर लिमिटेड लाइबिलिटी है, लेकिन अगर तुमने फ्रॉड किया तो तुम्हारे ऊपर अनलिमिटेड लाइबिलिटी, तुम्हारा एसेट वैसेट बेच देंगे पूरा, ठीक है। ये इम्प्रिजन वगैरह है, ये रीड करना है दोस्तों, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला कंसेप्ट रीड करना है, घर में बैठ के रीड करो। इम्प्रिजमेंट फाइन देख लो बेटा।
विसल ब्लोइंग मतलब क्या होता है? जैसे तूने सुना होगा ये जो तुम्हारा ओपन एआई का जो विसल ब्लोअर था, एक इंडियन था, वो मारा गया है ना। बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसके पास थे, लीक करना जा रहा था। विसल ब्लोअर मर गया। विसल ब्लोअर कौन होता है? विसल ब्लोअर किसी भी कंपनी में वो इंसान होता है जो कंपनी में कुछ अगर नेगेटिव चीज हो रहा है, इसका जानकारी जो है दे। इसका जानकारी जो देता है वही होता है विसल ब्लोअर। और हर कंपनी में विसल ब्लोअर कमेटी होता है, कमेटी उनको जानकारी देना होता है कि भैया कंपनी में ये चीज हो रहा है। तो विसल ब्लोअर मर गया मतलब कंपनी में सच में ही कुछ ना कुछ गलत हो रहा था ओपन एआई में, है ना। अच्छा, विसल ब्लोइंग का मतलब ये होता है कि अगर पकड़ ले बहुत सारे पार्टनर्स गलत काम कर रहे हैं, कोई भी एक पार्टनर जाके अगर एक पार्टनर या फिर एम्प्लॉय पार्टनर या फिर एम्प्लॉय अगर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल को बता दे, विसल ब्लोइंग कर दे, जाके बता दे कि सर ये कांड हो रहा है एलएलपी में, तो वो जो है उसका पनिशमेंट रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, वेव ऑफ पेनल्टीज वेव ऑफ हो जाता है। मतलब पकड़ ले तू कुछ काम किया, तूने भी मिस्टेक कर दिया, लेकिन बाद में तूने रियलाइज किया और जाके तूने बता दिया कोर्ट को, तो तेरा जो सजा है वो कम हो सकता है। अगर पकड़ ले तूने कोई मिस्टेक नहीं किया, तूने सीधा सीधा जाके कोर्ट को बता रहा है, तो तेरा सजा होगा ही नहीं। सिंपल बात यही है। ठीक है, सच इन्फॉर्मेंट्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्चार्ज, डिमोशन एंड हैरेसमेंट। इन्फॉर्मेंट को प्रोटेक्शन मिलता है वाया कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना। लेकिन अमेरिका बेटा इतना बड़ा कंट्री, वो ओपन एआई वन ऑफ द बेस्ट एआई कंपनीज, उसका विसल ब्लोअर मारा गया, मतलब कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है वहां पे, समझ में आ रहा है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन, कौन कितने प्रकार के कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं? पैसा भी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी हो सकता है। रीड करना इसको, ठीक है। प्रॉपर बुक्स एंड अकाउंट, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर मतलब प्रॉपर बुक्स एंड अकाउंट तुमको मेंटेन करके रखना होता है, और 8 साल के लिए मेंटेन। इस साल का जो बुक्स एंड अकाउंट्स है वो अगले 8 साल के लिए मेंटेन करके रखोगे तुम। ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए वहाँ पे, याद रखना। कंटेंट क्या होना चाहिए? ट्रू एंड फेयर, उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सीधे इधर आ जाओ। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, ये स्टेटमेंट तुमको फाइल करना होता है एलएलपी का। ये विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर तेरे को फाइल कर देना होता है फॉर्म 8 में बाई डीपी। डीपी कौन होता है? वो फाइलिंग वगैरह का काम तो डीपी के पास होता है, तुमको पता ही है ना। डायरेक्टर वगैरह जैसे होता है उसी प्रकार यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं, यही काम करते हैं, फाइलिंग वगैरह। ठीक है, फाइल विद रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ। देखो 6 मंथ पीरियड, ये देखो इसको समझो। विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, file with registrar within 30 days from the end of 6 month period। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, ये इसको तो तेरे को प्रिपेयर करना होता है और तेरे को फाइलिंग करना होता है यहाँ पे। मतलब पकड़ ले तेरा फाइनेंशियल ईयर आज एंड हो गया, ठीक है, मार्च में तेरा फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया। अब यहाँ से 6 महीने में तेरे को प्रिपेयर करना है तेरा पूरा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। प्रिपेयर कर लिया, और ये 6 महीने जब एंड हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर तेरे को रजिस्ट्रार को फाइल करना है, बस यही चीज है। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स मैंडेटरी है, यस अनलेस एग्जेम्प्ट। एग्जेम्पशन है नॉट रिक्वायर्ड इफ एनी एलएलपी टर्नओवर, अगर 40 लाख से कम है, कंट्रीब्यूशन 25 लाख से कम है, मतलब स्मॉल एलएलपी है तो वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा इसको रीड कर लेना। कौन कौन क्वालिफाइंग और कौन ऑडिट करेगा बेटा? चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। ठीक है, एनुअल रिटर्न तेरे को भरना होता है विद इन 60 डेज ऑफ फाइनेंशियल ईयर का क्लोजर। फॉर्म 11 में सर्टिफिकेशन देना होता है, तो स्मॉल कंपनी है, अदर एलएलपी सर्टिफाइड बाय कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। और स्मॉल कंपनी में डीपी जो है वो सर्टिफाई कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एनुअल रिटर्न का सर्टिफिकेशन के बारे में बात हो रहा है। एनुअल रिटर्न का देखो, ऑडिट करेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, ऑडिट करेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट। और एनुअल रिटर्न जो है उसका सर्टिफिकेशन कौन देगा? छोटा वाला एलएलपी है ना, तो वो कंपनी सेक्रेटरी अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो उसमें डीपी कर लेगा। और अदर एलएलपी में कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से तुमको करवाना होगा। ठीक, चलो। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, a way to settle offenses punishable only with fine by paying a sum। ठीक, अवॉइड्स कोर्ट का प्रोसीडिंग। कोर्ट प्रोसीडिंग ना करके कंपाउंडिंग करके तुम्हारा जो है, जो भी तुम्हारा फाइन वगैरह देना होता है ना, वो दे दिया जाता है। ये एक प्रकार का सेटलमेंट प्रोसीजर है। ठीक है,
किसके बीच में होता है बेटा? रजिस्टर्ड रीजनल डायरेक्टर जो है या फिर ऑथराइज्ड ऑफिसर जो है वो करवाता है। अमाउंट बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम फाइन फॉर द ऑफेंस लिमिटेशन कैन नॉट। पकड़ ले, देख तेरा एलएलपी है, तूने कोई कर्म कांड कर रखा है जिसके लिए 5 करोड़ रुपए तेरे को देना है। किसको देना है? गवर्नमेंट को फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये फाइन है, इतना बड़ा फाइन होता है क्या? चल 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 इसको छोटा कर देते हैं हम लोग, ठीक है। 5 लाख का तेरे को फाइन देना होता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चाहिए ना, यही है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। 5 लाख का फाइन देना होता है। अब तू इसको चैलेंज कर रहा है, तो उसको चैलेंज करने के लिए कोर्ट चला गया। कोर्ट कचहरी का चक्कर बहुत लंबा चक्कर होता है। तो तेरा जो रीजनल डायरेक्टर है ना, रीजनल डायरेक्टर या फिर ये देख कहा गया, ये जो रीजनल डायरेक्टर या फिर कोई भी ऑथराइज्ड ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओर से आता है, वो तेरे साथ एक प्रकार का सेटलमेंट कर देता है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस कर लेता है। सेटलमेंट करके कहा जाता है कि चल एक काम करते हैं, मिनिमम तेरा इतना फाइन लगता है, मिनिमम तेरा 2 लाख और मैक्सिमम 5 लाख। इसके बीच में कोई आ जाते हैं हम लोग, जो भी फाइन होता है तू दे दे और कोर्ट कचहरी का चक्कर मत कर, ठीक है। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। अप्लाई टू रजिस्ट्रार, फॉरवर्डेड टू आरडी। और ये कब तुम अप्लाई करेगा? जब तुम रजिस्ट्रार को अप्लाई करेगा। ये कंपनी खुद अप्लाई करता है कि सर कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं करना है, हम लोग कंपाउंडिंग के लिए जो है अप्लाई कर रहे हैं। रजिस्ट्रार को अप्लाई करेगा और रजिस्ट्रार जो है आरडी को बता देगा। फिर आरडी आएगा। आरडी मतलब कौन सर? रीजनल डायरेक्टर। सो दैट तेरा कोई प्रोसिक्यूशन वगैरह ना हो, ठीक है। चल ठीक है, हो गया। आरडी का पावर क्या है? ऑर्डर फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट ऑफ फीस, नॉन कंप्लायंस विद ऑर्डर, डबल द मैक्सिमम फाइन फॉर ओरिजिनल ऑफेंसेस। ये आरडी का अलग से पावर होता है। आरडी को अगर लगे कि बेटा तेरा जो फाइन लगा है वो सफिशिएंट नहीं है, इसको बढ़ा देना चाहिए, तो बढ़ा देगा। तो इसलिए जो है ना, सोच समझ के तेरे को अप्लाई करना होता है। यही होता है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। इसी के साथ ही चैप्टर कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वेरी वेरी इजी चैप्टर। इसको बहुत अच्छे से कर लेना। अगर किसी भी प्रकार का छोटा मोटा टेक्निकल चीज़ के लिए अगर तेरे को दिमाग में लग रहा है कि सर ये समझ में नहीं आया, तो हमारे क्या कहते हैं इसको, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेना है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आराम से तेरे को समझा दूंगा, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।